फ्रेंड्स, आज अपने 13th लेक्चर में मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ प्लेन्ट्स के फीचर्स ऑफ द प्लेन्ट। हमने आपको के पहले डिस्कस किया था प्लेन्ट्स के जनरल फीचर्स के बारे में, और प्लीडिंग्स इन जनरली ऑर्डर 6 में मैंने बताया था आपको ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स इन जनरली है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है मटेरियल फैक्ट को ही डिस्कस किया जाता है, और अगर बाकी जितने फैक्ट्स होते हैं वो सब इंसिडेंटल होते हैं, लेटरल होते हैं, और केवल मटेरियल फैक्ट ही सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इशू होता है। अब यहाँ आज हम प्लेन्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो ऑर्डर 7 में प्लेन्ट, ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन्ट। जहाँ ऑर्डर 6 जनरल बात करता है दोनों के बारे में, वहीं ऑर्डर 7 बात करता है स्पेसिफिकली प्लेन्ट के बारे में, और ऑर्डर 8 बात करता है रिटन स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम प्लेन्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब प्लेन्ट आप बनाते हैं तो प्लेन्ट से प्लेंटिफ होता है और बिना प्लेन्ट के सूट फाइल नहीं कर सकते। इसलिए प्लेन्ट को बहुत सोच समझ करके, बहुत ही सीरियसली, डेलिब्रेटली ऐसे पॉइंट रखने चाहिए जो आपको हेल्प करें अपने रिलीफ को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पर अगर क्लासिफाई करेंगे, जिसमें 18 रूल दिए गए हैं, जिसमें 14 से 18 रूल तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स है, अटैच डॉक्यूमेंट्स। उसका इम्पैक्ट इतना ही पड़ता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट जो प्लेन्ट में रखते हैं उसको लगाते नहीं हैं, उसकी फोटोकॉपी नहीं लगाते हैं, अनेक्चर में नहीं लाते हैं, तो आपको उसका एविडेंस देने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर दोबारा उसको लगाना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। अदरवाइज उसको एविडेंस में आप यूज नहीं कर सकते। एविडेंस में वही यूज कर सकते हैं मटेरियल जो आपने प्लेन्ट में मेंशन किया है या जिसका अनेक्चर में मेंशन किया गया है। इसके अलावा जितने एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स प्लेन्ट में नहीं आए हैं, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन में तभी यूज कर सकते हैं जब कोर्ट आपको परमिट करे। ये डिसएडवांटेज होता है रूल 14 और 18 का। इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे रूल 1 से लेकर के 13 के बारे में। तो जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे, आप खुद सोचिए, अंदाज लगाइए कि प्लेन्ट में क्या होना चाहिए। तो प्लेन्ट में पहला क्या होना चाहिए? पहला तो जब कोर्ट में आप जाते हैं तो आपका नाम, पता, और इसके अलावा ये जो अपोजिट पार्टी का नाम, पता, जो कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि नहीं है, किस कोर्ट के पास मैटर ले जाना चाहते हैं, उसी कोर्ट के पास क्यों ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास जुरिडिक्शन होता है, कौन सी रिलीफ क्लेम करनी है आपको, उसको डिसाइड करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए प्लेंटिफ क्लेम करता है सेट ऑफ का या काउंटर क्लेम का, तो उसको भी डिसाइड करना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो सूट मान लीजिए उसमें कितनी कोर्ट फीस आपने जमा किया वो मेंशन करना पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब ये होगा कि रूल 1 में जितने जनरल फीचर्स हो सकते हैं अपने केस को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि देखिए जब आप जजमेंट की परिभाषा आप देखते हैं, हमने डिस्कस किया था, याद करिए, आर्टिकल 20 रूल ऑर्डर 20 रूल 3 और 4 में। तो जजमेंट क्या है? जजमेंट प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस है, इसके अलावा रीजन है, फिर जजमेंट है। तो कोर्ट को भी उन्हीं प्रिसाइज स्टेटमेंट्स को जजमेंट लिखना पड़ता है जो प्लेन्ट में होते हैं। नाम, पता, केस का नंबर क्या होता है। तो रूल 1 में जनरल फीचर्स मेंशन करने पड़ते हैं आपको, नाम, पता, वादी का, प्रतिवादी का, क्या रिलीफ क्लेम करनी है, किस कोर्ट के पास मैटर जा रहा है, ये सब चीजें जनरल क्लेम करनी पड़ती है। इसमें कोई बहुत खास चीज नहीं, आप मेंशन कर सकते हैं इसको। रूल 2 में थोड़ा स्पेसिफाई जब होंगे तो रूल 2 में बताना पड़ता है कि कौन सा सूट आपका है, ये मनी सूट है कि प्रॉपर्टी का सूट है। प्रॉपर्टी अगर है तो प्रॉपर्टी की रिकवरी कराना चाहते हैं, किराएदारी चाहते हैं, पोजीशन चाहते हैं, या मिसने प्रॉफिट, अंतकालीन वाद में जो पैसा चाहिए वो चाहते हैं। तो रूल 2 में नेचर ऑफ सूट क्या है, मनी सूट को डिस्कस करेंगे। और अगर मनी सूट है मान लीजिए, तो मनी सूट में क्या हो सकता है, आप मान लीजिए कोई प्रोनोट लिख करते हैं, देते हैं, या किसी ने पैसा उधार लिया, उसका पैसा वापस लाना चाहते हैं, तो इसमें ये मेंशन करना पड़ता है कि कितना पैसा हमने दिया था, कब दिया था, कितने दिन के लिए दिया था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कब से राइज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया, सिंपल कैलकुलेशन है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंडिंग उसकी है, और इसके बाद आज के दिन तक जिस दिन तक काल मुकदमा दायर किया है उसमें कितना इंटरेस्ट हुआ है कैलकुलेट करने के बाद। और इसके अलावा मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर कर, अगर आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आप इतने दिन तक, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है डैमेजेस में जब क्लेम करते हैं सेक्शन 72 में, तो आपने कहा एग्रीमेंट किया कि अगर इतने दिन तक इतना पैसा आपने जमा नहीं किया तो आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना भी डिटेल्ड है उसके बारे में आपको देना पड़ेगा। अगर सूट मनी सूट है या ऐसे सूट के बारे में है जो प्रॉपर्टी मूवेबल है। मूवेबल से क्या मतलब हुआ, जैसे आपने कोई सामान गिरवी रखा है, सोना गिरवी रखा है या साइकिल गिरवी रखी है, बाइक गिरवी रखी है, तो उनका डिटेल जो हाइपोथेकेशन के बारे में, देखिए मॉर्गेज तो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो गई, लेकिन जो प्रॉपर्टी मूवेबल होती है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप कहते हैं हाइपोथेकेशन लियन जब लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी मूवेबल होती है, और कितनी प्रॉपर्टी लियन किया गया है, कितनी प्रॉपर्टी हाइपोथेकेट किया गया, इस सब का मेंशन पूरा करना पड़ता है। कितने के बदले में कितना सोना रख करके कितना पैसा दिया गया है, ये सब डिटेल जो रिकवरी आप करना चाहते हैं पूरा मनी सूट में आप देते हैं। ये ऑर्डर 2 है। तो रूल 1 में क्या है, जनरल फीचर्स ऑफ द प्लेंट है। रूल 2 में क्या है, मनी सूट के बारे में है, मनी सूट और मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में केवल मनी सूट ही इंपॉर्टेंट होता है, रिकवरी होती है उसकी वैल्यू देनी पड़ती है, कितने वैल्यू प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन क्या है। तो रूल 2 डिस्कस कर रहा है मनी सूट के बारे में, उसका डिटेल पूरा देना पड़ता है, कितना इंटरेस्ट दिया, कितना पैसा दिया था, कितना वापस कर दिया, कितना बकाया, जितना डिटेल आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं। रूल 3, अब आप देखिए रूल 2 मूवेबल प्रॉपर्टी और मनी सूट, रूल 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी अगर खेत है, जमीन का लियन किया है आपने, प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, कब्जा नहीं मिल रहा है आपको, पैसा दे दिया है, या कब्जा मिल गया आपने पैसा नहीं दिया दूसरे पार्टी ने, ये सब चीजें मेंशन करनी है कि जैसे प्रॉपर्टी में क्या मेंशन करेंगे, प्रॉपर्टी का एरिया क्या है, यही सब लिखा गया रूल 3 में। प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट क्या है, पोजीशन को लेकर के है, टाइटल को लेकर के है, ट्रांसफर को लेकर के है, और इसके अलावा ये प्रॉपर्टी की बाउंड्री वाल कहाँ पर है, ये सब चीजें आप पूरा मेंशन करेंगे रूल 3 में। फिर आप देखेंगे रूल आप सूट आप खुद फाइल कर रहे हैं, खैर ये रूल 4 में आ जाएगा। तो रूल 3 में प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप डिस्कस पूरा नहीं करेंगे और कोई पॉइंट, जैसे मटेरियल पॉइंट क्या होता है इसमें, मटेरियल पॉइंट है प्रॉपर्टी की लोकेशन, दूसरा इशू क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, और चौथा प्रॉपर्टी का साइज क्या है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप प्रॉपर्टी के रूल 3 में लेकर के जाते हैं। और अगर इनमें से कोई भी डिस्क्रिप्शन एब्सेंट है तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा और उसे काउंट नहीं किया जाएगा, आपको दोबारा कोर्ट की परमिशन लेकर के दोबारा सूट फाइल करना पड़ेगा, अगर कोर्ट की परमिशन होगी तो। क्योंकि मैंने बताया था कि ऑर्डर 2 रूल 3 में, रूल 2 और 3 में अगर आप एक बार में कोई इशू नहीं उठाते हैं तो कोर्ट उसको रिजेक्ट करेगा, दोबारा उसी को उठा नहीं सकते क्योंकि उठाया जाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोबारा उसी प्लेन को ले जाना चाहते हैं तो उसी समय जब आपसे गलती हो गई, जब मुकदमा डिसाइड नहीं हुआ है, कोर्ट में अमेंड करने की एप्लीकेशन दीजिए ऑर्डर 6 रूल 17 में, और अगर कोर्ट जब जिस टाइम में परमिट करेगा उसी टाइम में कोर्ट को प्लेन को अमेंड कर दीजिए। अब रूल 4 में क्या होता, रूल 4 में है कि सूट लेकर के आप जा रहे हैं कि आप उसका कोई प्रतिनिधि लेके जा रहा है, तो प्रतिनिधि सूट बताया मैंने आपको कौन हो सकता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि उसके एयर्स हो सकते हैं, वारिस हो सकते हैं, प्रतिनिधि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कोई मेंबर हो सकता है, प्रतिनिधि कोई अटॉर्नी हो सकता है जिसको डिप्यूट करे वो, और जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जितने भी सक्सेसर्स होते हैं वो प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो जितने प्रतिनिधि अगर वाद है तो उसको मेंशन करना पड़ता है कि प्लेंटिफ जो ओरिजिनल जिसके टाइटल में प्रॉपर्टी है वो खुद जा रहा है या उसका कोई प्रतिनिधि लेकर के जा रहा है, किसी कारण से भी जिसको डिप्यूट करता है वो, या अगर मर जाता है उसका कोई प्रतिनिधि है, या ज्वाइंट फैमिली में 6 मेंबर मान लीजिए है तो कहते हैं भाई तुमको डिप्यूट हमने कर दिया, अथराइज करते किसी मेंबर को, उसको बोलते हैं प्रतिनिधिवाद। इसके अलावा रूल 6 में है कि अगर मान लीजिए डिले हो जाता है आपका तब क्या करेंगे, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड दिया गया है हर सूट का, तो लिमिटेशन पीरियड अगर दिया गया है तो लिमिटेशन पीरियड अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको वेव कर दिया जाए
कोर्ट फिर परमिट करे, उसको रीजन मेंशन करना पड़ता है और कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, ये रूल 6 में। अब रूल 7 में क्या है कि जो आपकी रिलीफ स्पेसिफिकली है, देखिए स्पेसिफिक रिलीफ मतलब होता है जो इंटरिम रिलीफ है। जजमेंट तो जब देगा देगा, जजमेंट के पहले आप कुछ कोर्ट से चाहते हैं या बाद में भी चाहते हैं। देखिए कोर्ट के पहले क्या चाह सकते हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए, नहीं प्रॉपर्टी लेके भाग जाएगा, या प्रॉपर्टी बेच देगा रातों रात वो, या उसको अरेस्ट कर लिया जाए, नहीं छोड़ के भाग जाएगा, इंजंक्शन दे दिया जाए। कोई भी रिलीफ जो आप चाहते हैं रूल से 7 में मेंशन करिए, चाहे इंटरिम चाहे परमानेंटली चाहे। अगर आप कोई चाहते हैं रिसीवर अपॉइंट कर दे तो उसका मेंशन आप करना पड़ेगा, क्यों कर दिया जाए, प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। तो रूल 7 में कोई स्पेसिफिक रिलीफ अगर चाहते हैं, चाहे वो इंटरिम रिलीफ जैसे डैमेजेस है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट है, आपने कहा नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको वही प्रॉपर्टी चाहिए या वही सामान चाहिए जो हमने आपको दिया था, तो जनरल है, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, स्पेसिफिकली क्लेम करना पड़ता है रूल 7 में। और जो इसी रूल 7 में ही ये लिखा गया है कि अब एक तो ये होगा प्रतिनिधित्व हो, दूसरा अगर आप कोई अल्टरनेटिव क्लेम चाहते हैं, अल्टरनेटिव मतलब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, अगर आप सूट ले जाते हैं डाइवोर्स का या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, तो आप कोर्ट से कह सकते हैं साहब ठीक है अभी रोक दिया जाए जो डाइवोर्स का सूट, हम समझौता करेंगे, तो हमें जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर दे दिया जाए, तो कोर्ट अल्टरनेटिव रिलीफ दे सकती है। या जैसे टाइटल का मैटर है तो कोर्ट ने कहा ठीक है अभी हम बातचीत कर रहे हैं, हमें केवल पोजीशन को डिसाइड कर दिया जाए, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव रिलीफ। उसके जगह पर कोई ऐसी रिलीफ जो आप परमानेंट ना हो, टेम्पररी भी हो, तभी वो कोर्ट से मांग सकते हैं और उसका रीजन दे सकते हैं आपको, ताकि दूसरी पार्टी पर कोई इफेक्ट ना हो। अब यहां जो सेक्शन करने जा रहे हैं, जो 7, 8, 9 के बाद 8 में टेम्पररी रिलीफ क्लेम किया आपने, 9 में जो कोर्ट से आपने कहा कि साहब प्रॉपर्टी को विथहोल्ड किया जाए, तो 8 तक आप देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ जो चाहते हैं। सूट आप ले आएंगे, प्रतिनिधि लेके आएगा, रिलीफ स्पेसिफिक क्या होगा, इंजंक्शन होगा, टेम्पररी रिलीफ होगी या डैमेजेस होगा या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सूट होगा, कोई भी रिलीफ होगी। अब यहां पर हम बात करेंगे तो जनरल स्पेसिफिक जो भी आपके रिलीफ होगी, ग्रीवांसेस होंगे, उसको एड्रेस करेंगे प्लेंट में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑर्डर 7 का अब रूल 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 10 से लेकर के 13, 14 रूल ऑर्डर 7 का रूल 10 से लेकर के 13 तक या 14 तक, बहुत इंपॉर्टेंट 13 तक, क्योंकि 14 से डॉक्यूमेंट शुरू हो जाता है, ये आपको दिमाग रखना है। और एग्जामिनेशन में यही सवाल हमेशा आता है, 2 सवाल आते हैं, एक तो कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट अगर गलत जगह पे चला गया है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, किस कोर्ट में करेंगे, और इसके अलावा रूल 11, ये 7, 8, 9, 10 में दिया गया है, अभी डिस्कस कर दे रहे हैं इसको। और रूल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अगर ये चीजें जो मैंने आपको बताई डिस्कस नहीं करेंगे तो कोर्ट आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी, और जब रिजेक्ट कर देगी तो कोर्ट की परमिशन से दूसरा सूट आप फाइल कर सकते हैं, बार नहीं होगा, क्योंकि ये कोई इशू तो डिसाइड नहीं हुआ कि रेज जुडिकेटा हो जाएगा। ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का पार्ट होता है कि आपके सूट को जो रिजेक्ट किया गया है उसके पीछे ऐसे रीजंस हैं जो टेक्निकल रीजंस हैं, एडजुडिकेट नहीं हुआ है। तो रिटर्न ऑफ द प्लेंट में आप देखेंगे कि जब सेक्शन रूल 10 पढ़ेंगे, रूल 10A 11 में हम जस्ट आपको बता देते हैं कि रूल 10 में लिखा गया है कि अगर कोई सूट, कोई प्लेंट गलत कोर्ट के पास आ गया है, जो कोर्ट हमने बताया था आपको, कोर्ट जो प्लेंट जाएगा कहाँ जाएगा, जो प्रॉपर कोर्ट होगी, चाहे प्रॉपर टेरिटरी हो, चाहे प्रॉपर जुरिडिक्शन उसका हो, टेरिटोरियल हो। जैसे अब मान लीजिए कि अब एक सूट लेके चले गए आप, प्लेंट लेके चले गए मुंसिफ कोर्ट के पास, उसका वैल्यूएशन है 5 लाख रुपया, तो मुंसिफ के पास जुरिडिक्शन तो है नहीं, तो मुंसिफ क्या करेगा, मुंसिफ उसे ट्रांसफर कर देगा उस कोर्ट को जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है। अगर
देखिए इसमें दो रूल होते हैं। अगर कोर्ट मैटर ऐसे कोर्ट में जाता है जिसके पास जुरिडिक्शन है, क्योंकि कोर्ट सेक्शन 15 क्लियर कट कहता है कि प्लेन तो उसी कोर्ट में फाइल होना चाहिए जो मिनिमम लेवल की कोर्ट हो, जो लोएस्ट कोर्ट हो। लेकिन मान लीजिए ऊपर कोर्ट चले गए तो सेशन कोर्ट कहेगा भाई मेरे पास क्यों आए हो, तुम चले जाओ मुंसिफ के पास, उस केस को ट्रांसफर कर देगी मुंसिफ को। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई केस है, ऐसा कोई प्लेंट है जिसमें जो सिविल कोर्ट की पावर है उससे ज्यादा मैटर हो, तो मुंसिफ कोर्ट को तो वो ट्रांसफर करेगी नहीं। ऊपरी कोर्ट कौन सी होगी? ऊपरी कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर जुरिडिक्शन ज्यादा है, जो उसके औकात के बाहर है, जो उसके स्टेटस के और लिमिट के बाहर है, तो ट्रांसफर कर देगी डिस्ट्रिक्ट जज को। और अगर नीचे है, नीचे मैटर कम है, जिसका वैल्यू कम है, जो नीचे कोर्ट के पास जानी चाहिए थी, उसे ट्रांसफर कर देगा लोअर कोर्ट के पास। इस कंटेक्स्ट में क्या होता है, कोर्ट को दोनों पावर होती है, चाहे प्लेंटिफ एप्लीकेशन दे चाहे न दे। लेकिन अगर कोर्ट एप्लीकेशन प्लेंटिफ देता है तो सारी प्रोसीडिंग्स कोर्ट को फॉलो करनी पड़ती है, डिफेंडेंट को भी नोटिस देनी पड़ती है, दोनों की सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद ही तब कोर्ट उसको ट्रांसफर करती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट के पास करे चाहे नीचे के कोर्ट के पास करे। और इसके बाद नोटिस के लिए भी पूरी फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है। एक डेट देती है, डेट में दोनों आते हैं, हियरिंग होती है, हियरिंग के बाद अब कोर्ट बताती है कि हम इस किस कोर्ट को ट्रांसफर करते हैं, और जिस कोर्ट को ट्रांसफर होता है उस कोर्ट की डेट भी यही कोर्ट दे देता है। इस डेट को आपको उस कोर्ट में प्रेजेंट होना है, पार्टिकुलर एक्स कोर्ट में, और हमने इस केस को ट्रांसफर कर दिया है। तब जो ट्रांसफरी कोर्ट है, जिसको उसको कोर्ट को ट्रांसफर होता है, वो फिर सुनवाई करती दोनों की। ये दिया गया है रूल सेक्शन 10A में, सुनवाई करती है। सुनवाई करने के बाद तब उसे रेगुलर सूट की तरफ ले जाती है, सुनती है, उसका ट्रायल करती है। सेक्शन 10 ये काम होता है सेक्शन 10A में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। सेक्शन 10B में ये कहा गया कि अगर कोर्ट अगर कोई मैटर अपीलेट कोर्ट में हो तो अपीलेट कोर्ट के पास भी यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। या तो अपीलेट कोर्ट उस कोर्ट को सीधे भेज देगी जिसके पास जुरिडिक्शन है, या अपीलेट कोर्ट उस कोर्ट को भेजेगी जिसके पास मैटर गया है, ताकि वो प्रॉपर कोर्ट के पास भेज सके। तो ये हो गया सेक्शन 10, सेक्शन 10A, सेक्शन 10B। इसके अलावा आप अब ये तो हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो मैंने बताया अगर हायर लेवल का मॉनिटरी लेवल है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास करेगा। अगर उसके जुरिडिक्शन जो गलत चला गया है, नीचे के कोर्ट के पास पावर है, तो नीचे के कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। उसकी फॉर्मेलिटीज जो है सेक्शन 10A और सेक्शन 10B में। सेक्शन 10 में नोटिस देगा दोनों पार्टी को, सुनवाई होगी, इसके बाद ट्रांसफर करेगा, और कोर्ट में जिस कोर्ट को ट्रांसफर करेगा वो कोर्ट फिर सुनवाई करेगी। सेक्शन 10B में दिया गया है, अगर इससे अगेंस्ट आप अपील करते हैं, ये है अपीलेबल ऑर्डर। ये ऑर्डर 43 में जाता है, जब आप अभी हम आगे आएंगे अपीलेबल ऑर्डर आता है। तो सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 दो प्रोविजन है जो अपीलेबल ऑर्डर है। हमने बताया था आपको कि अपील जनरली ऑर्डर की अपील नहीं होती जब तक वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड न किया जाए। तो प्रोवाइड किया गया ऐसे ऑर्डर्स की अपील जो अपीलेबल है। तो ये तो ऑर्डर हुआ, जजमेंट तो है नहीं। ऑर्डर फॉर प्रेजेंटेशन हुआ, ऑर्डर फॉर ट्रांसफर हुआ, तो ऐसे ऑर्डर को अपीलेबल ऑर्डर बनाया गया है। और अगर अपील में जाते हैं, अपील कोर्ट दोनों ऑप्शन को यूज कर सकती है, या तो सीधे सीधे उस कोर्ट को भेज देगी जिसके पास जुरिडिक्शन है, या उस केस कोर्ट को भेजेगी जिसके पास आया था, और वो ताकि उस प्रॉपर कोर्ट के पास भेज सके जिसके पास जुरिडिक्शन है। अब ये सेक्शन 10 में है कि प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सॉरी, सेक्शन रूल मुंह से निकल जाता है गलत। रूल 10A 10B 3 रूल हैं। अब रूल 11 जो रिलेटेड है वो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से। रूल 10 में तो प्रॉपर कोर्ट के पास रखने का ऑप्शन होता रख देती है, लेकिन कब कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी, जब उसे प्रॉपर कोर्ट को पास पढ़ने की पावर रखने की पावर नहीं है, केवल वो रिजेक्ट कर सकता है। और जब रिजेक्ट करेगा तब आप जहां जाना चाहें वहां जाएं, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को कोर्ट प्रॉपर तरीके से सुनती है। तो इसमें ग्राउंड जो दिए गए हैं, पहला ग्राउंड तो यह है, आप कॉमन सेंस लगा लीजिए कि अगर काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करते, एम्बिगुअस तरीके से प्लेंट ड्राफ्ट किया है,
जैसे मैंने बताया आपको कि रूल 6 में दिया प्लीडिंग को क्लियर होना चाहिए, फैक्ट्स के बारे में होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। ये सब चीजें अगर नहीं दी गई हैं कि मैटर क्यों लेके आए हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो कोर्ट प्लेन को रिजेक्ट कर देगी, या तो अमेंड करने का ऑर्डर देगी रूल 6 में, 17 ऑर्डर 6 रूल 17 में, और अगर आप उस समय के भीतर कोर्ट प्लेन को अमेंड नहीं करेंगे तो कोर्ट आपके इस प्लेन को रिजेक्ट कर देगी। और रिजेक्शन जो होता है वो रूल 11 ऑर्डर 7 में होता है। तो पहला रीजन रिजेक्ट करने का क्या होता है, जब प्लेंट में कोई काज ऑफ एक्शन क्लियर कट मेंशन नहीं किया गया। दूसरी चीज होती है जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 1 लाख का सूट है, आपने दिखाया 50,000 रुपए का, इसमें नुकसान क्या होगा, इसमें नुकसान कोर्ट फीस का होता है, दूसरी पार्टी का भी कुछ हो सकता है, आपने कुछ छुपा लिया है। इसलिए अगर अंडर वैल्यू, देखिए अगर ओवर वैल्यूड के मैटर है तब तक कोर्ट ने कोर्ट फीस ले ली है, उसका नुकसान नहीं होता, इसलिए उस मैटर को प्रॉपर कोर्ट के पास दे सकती है। लेकिन अगर ओवर वैल्यूड सूट है, प्लेंट है, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आपने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है, बहुत चीजें छिपाई हैं, कोर्ट के फीस न दे करके कोर्ट का नुकसान किया है। इसलिए अंडर वैल्यूड जहां पर है वहां प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी फ्लैटली, विदाउट एनी प्रोविजो। बाकी तो अब वही 2 फार्मूला याद रखिएगा, अगर प्रॉपर वैल्यूड हो तो कोई बात नहीं है, अंडर वैल्यूड है तो कोर्ट उसे रिजेक्ट करेगी, ओवर वैल्यूड है तो कोर्ट उसे ट्रांसफर कर सकती है। और तीसरा पॉइंट यह है कि अगर वो सूट बार्ड है, आप इंटाइटल नहीं सूट फाइल करने के लिए, कब बार्ड हो सकती है, 2 तरीका सूट बार्ड होने का हो सकता है। एक तो यह है कि लिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर गया हो, जब आपको दायर करने का टाइम था, जब मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का ऑर्डर आया, ऐसा सूट है जो पहले नहीं दायर कर रहे हैं, लैंड लॉ में कर रहे हैं, मुंसिफ के पास दायर करने की पावर है, लेकिन इतना पुराना मैटर हो गया है कि कोर्ट में दायर करने लायक वो नहीं है, अनलिमिटेशन पीरियड क्रॉस कर गया है। एक तो ये हो सकता है रिजेक्ट करने का। दूसरा हो सकता है कि अगर सीपीसी में ही या अदर लॉ में ही कोई प्रोहिबिशन है, बार्ड बाय लॉ, मतलब जैसे मान लीजिए जब आप सेक्शन 76 से लेकर के 782 तक पढ़ेंगे, प्लेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो सेक्शन 80 में एग्जम्पशन है, तो सेक्शन 80 में एग्जम्पशन है, बिना नोटिस दिए हुए आप उसके अगेंस्ट स्टे नहीं ले सकते, इंटरिम ऑर्डर नहीं ले सकते, तो पहले कोर्ट सुनवाई करेगा। और अगर सेक्शन 80 को फ्लाउट किया है, आपने बिना नोटिस के अप्लाई किए हुए सीधे कह दिया मुझे रिलीफ चाहिए, तो कोर्ट आपको रिजेक्ट कर सकती है, कहती जाइए प्रॉपर तरीके से आइए, क्योंकि 2 महीने से पहले, देखिए सेक्शन 80 में दिया गया है कि जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट के या ऑफिशियल खिलाफ आप सूट फाइल करेंगे तो कम से कम 2 महीने का नोटिस चाहिए, 2 महीने के बाद ही सूट फाइल हो सकता है। और अगर आपने 2 महीने पहले फाइल कर दिया तो कोर्ट सूट को रिजेक्ट कर देगी। इसके अलावा प्लेंट हमेशा डुप्लीकेट होना चाहिए, हमने आपको ऑर्डर 4 में बताया था कि डुप्लीकेट, ऑर्डर सेक्शन 26 में बताया था कि प्लेंट डुप्लीकेट में होना चाहिए, एक कॉपी कोर्ट में होती है, एक कॉपी आपके पास होती है। इसके अलावा अगर कोर्ट फेल कर जाती समन जारी करने में, प्रॉपर समन नहीं जारी करती, जो ऑर्डर 5 में समन जारी करने के तरीके बताए गए हैं, उसमें रूल 9 में जब आप पढ़ेंगे, ऑर्डर 7 रूल 9 में लिखा गया है कि प्लेंट में वो सब कुछ होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट ऑर्डर 6 में दी गई है, 2 में दी गई है। मैंने बताया था कि मटेरियल फैक्ट को जरूर मेंशन होना चाहिए, और इसके अलावा दूसरी पार्टी को उसमें मटेरियल फैक्ट मेंशन होना चाहिए ऑर्डर 6 रूल 224 में। अगर नहीं दिया गया है, नहीं फाइल किया गया है, तो कोर्ट ऐसे सूट को, ऐसे प्लेंट को कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर प्रॉपर नहीं ड्राफ्टिंग है, पहले रूल बताया, जैसे बहुत ही गड़बड़ तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, रेलवे मैटर को छोड़ दिया गया है, या सरसरी तौर पर ड्राफ्ट किया गया है, तो वहां पर कोर्ट उस प्लेंट को रूल 11 में रिजेक्ट कर देगी। तो आप देखेंगे कि रूल 11 में जो ग्राउंड दिए गए हैं, वो जो भी ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड कितने हैं गिन लीजिए, ABCDEF 6 ग्राउंड दिए गए हैं। तो 6 ग्राउंड जो मैंने बताया आपको, वो जरूर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज वो सूट प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये बाकी सब चीजें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिजेक्ट करने के पहले कोर्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये रूल 2 में दिया गया है।
और रूल 3 दिया गया है कि अगर रूल 13 में दिया गया कि अगर एक बार जजमेंट आपका हो गया तो ये रिजुडिकेटा नहीं होता, बल्कि दोबारा आप सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रिक्लूशन नहीं होता, क्योंकि कोई जजमेंट नहीं है, कोई डिक्री नहीं है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है कि इसका रिजुडिकेटा हो जाएगा। ये एक तरीके से देखा जाए प्रोसीजरल ऑर्डर है। इसलिए अगर रिजेक्ट हो गया है रूल 18 में, तो रूल 13 कह रहा है इसे आप दोबारा कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, उन गलतियों को जो कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है उनको क्षमा करते हुए। और रूल 14 से लेकर के 18 तक में कुछ नहीं है, केवल यही है कि डॉक्यूमेंट्स एनेक्स होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स आप टाइम से नहीं जमा करते हैं कोर्ट के ऑर्डर से, तो उस डॉक्यूमेंट को अगर यूज करना चाहते हैं एविडेंस में, तो कोर्ट आपको नॉर्मल वे में परमिशन, नॉर्मल वे में डॉक्यूमेंट के बेसिस पर कोई एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन चीफ में या री एग्जामिनेशन में रखने नहीं दिया जाएगा, जो रिकॉर्ड पर है ही नहीं। लेकिन अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट की परमिशन हो सकती है, तो आप उन रिकॉर्ड का एडवांटेज भी ले सकते हैं, मगर कोर्ट की परमिशन से। तो ये हुआ रूल 7। इसमें प्लेंट के फीचर्स हैं। तो प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए? पहला तो प्लेंट में जनरल चीजें होनी चाहिए, नाम, पता, कोर्ट का नेचर, जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। दूसरा मटेरियल फैक्ट, ये सारे फैक्ट मटेरियल फैक्ट कहलाते हैं। दूसरा है अगर मनी सूट है तो उसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए, इंटरेस्ट वगैरह क्या है। प्रॉपर्टी सूट है तो उसके बारे में पूरा होना चाहिए। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर गड़बड़ सूट में ग्राउंड पे होती, इरिटेटिव सूट है, आप खुद जा रहे हैं कि आपका कोई प्रतिनिधि जा रहा है, इन सब बातों का मेंशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती कोर्ट वैल्यूएशन। मैंने ऑर्डर 7 to 9 में बताया कि वैल्यूएशन जरूरी है, प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। जो पावर प्लेंटिफ के पास होती है वही डिसाइड करता है कि इस वैल्यूएशन का सूट है, किस कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट उसे प्रॉपर कोर्ट के पास रख सकती है, प्रेजेंट कर सकती है। इसका रूल दिया गया है 10, 10A, 10B में। और फिर रूल 11 में ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताया। तो या 12 में, 13 में दिए गए रिजेक्शन अगर कर दिया गया है तो दोबारा कोर्ट में फिर लेकर के जा सकते हैं, रिजुडिकेटा नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर फाइनल नहीं है। ये हुआ प्लेंट के फीचर्स। फीचर्स आदि प्लेंट बहुत जनरल है, आपको केवल रूल याद रखना है। स्पेशली इसमें 2 प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 10, 10A और B। रूल 9 भी, क्योंकि प्रोसीजर है। रूल 9, 10, 10A, B और रूल 11। बाकी इसके अलावा कोई जितने रूल दिए गए हैं सब बहुत जनरल हैं, फॉर्मेट में है। उसमें से अगर कोई इग्नोर भी कर दिया रिलीफ को छोड़ करके, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ करके, तो कोर्ट आपको दोबारा परमिशन दे सकती है। थैंक यू।